हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट वन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच क्लास 10th का जो है ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन लेके आया हूं। कल हमने 1 से 10 तक देख लिए हैं, आज इसके आगे हम लोग चलेंगे। चल रहा है, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं और आज हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें चैनल पे तो आपको पहले चल जाए नोटिफिकेशन। और इसके साथ ही आप यदि डिस्कशन सही ढंग से करना चाहते हैं तो कलम कॉपी लेके बैठिए, जिसका भी डिस्कशन करवाया जाएगा आप कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए तो चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 आपको दिख रहा होगा। कहता है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो देखिए दर्पण यहां बोला है, तो पिछले क्लास में हमने देखा कि दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। तो देखिए तो एक समतल दर्पण दूसरा गोलीय दर्पण होता है। अवतल दर्पण है, दूसरा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण हम दो प्रकार के जानते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक उत्तल और दूसरा अवतल। ये आपका बन गया कौन सा दर्पण? ये बन गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दिख रहा है बाबू रे, अवतल दर्पण। और ये आपका यदि हम इस दर्पण को बना देते हैं ये आपका जो है ये क्या प्राप्त हो जाता है? उत्तल दर्पण प्राप्त हो जाता है, उत्तल दर्पण प्राप्त हो जाता है। तो देखिए अब यहां होता है ध्रुव, यहां होता है फोकस दूरी, यहां होता है फोकस, यहां होता है वक्रता केंद्र। यदि यहां हम बात करें इसमें उत्तल दर्पण में तो यहाँ ध्रुव होता है, यहाँ एफ होता है और यहाँ आपका होता है वक्रता केंद्र होता है। अब देखिए क्या है कि जब भी हम दूरी मापते हैं तो हम हमेशा किससे नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव से इस ओर जाने वाली सभी दूरियां निगेटिव होता है, जबकि ध्रुव से इस ओर आने वाली सभी दूरियां पॉजिटिव होता है। अब देखिए तो कह रहा है क्या कि चिन्ह परिपाटी की फोकस दूरी चिन्हों के किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है। तो देखिए इसमें यदि अवतल दर्पण में हम आते हैं तो इधर होता है फोकस दूरी, ये होता है फोकस दूरी, तो इधर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो कौन सा दर्पण प्राप्त हुआ है? अवतल दर्पण प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ग हो जाएगा राइट आंसर। जबकि इसमें फोकस दूरी की हम बात करें तो इधर जह जाएगा, इधर पॉजिटिव आपका हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण में आपका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा चिन्ह परिपाटी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे लग गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये आपका आ गया। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, मिटाने वाला उधर से दीजिएगा बाबू। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। और आपका अगला प्रश्न क्या है? कहता है एक प्रतिबिंब, जब तक हम इधर मिटा रहे हैं तब तक आप कमेंट कीजिए। एक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब का निर्माण किस दर्पण में होता है? तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि समतल दर्पण जब रहता है तो समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? वस्तु के आकार बराबर प्रतिबिंब के आकार आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसमें? तो समतल दर्पण में। अब यदि ये समतल दर्पण आपका हो गया, यदि समतल दर्पण की बात करें कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? इसका फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, यदि फोकस दूरी की हम बात करें तो फोकस दूरी आपका क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। जबकि यदि इसमें हम प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। जबकि और इसमें हम बात करें तो वस्तु के आकार के बराबर बनता है। क्या बनता है? बराबर बनता है। वस्तु के आकार के बराबर बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। सभी आप लोग नोट डाउन करते हुए जाइएगा, ये सब डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। चलिए तो उम्मीद करते हैं यानी कि समतल दर्पण में हम बात करें तो समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर और सीधा बनेगा।
समतल दर्पण की फोकस दूरी की हम बात करें तो ये अनंत होता है। यदि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर बात करें कि कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो फॉर्मूला होता 360 बट्टे थीटा आपका होता है, 360 बटे थीटा होता है, जहां n जो निकलेगा यदि n बराबर सम आएगा तो उसमें एक घटाएंगे और n बराबर विषम आएगा तो उसमें नहीं जो घटाव जोड़ नहीं करेंगे। तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कहता है कि प्रतिबिंब किस में होगा? समान। तो ये समतल दर्पण, समतल दर्पण ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग। यदि यहाँ उत्तल भी है, उत्तल में आपको कल बताया गया कि उत्तल में छोटा बनता है, वस्तु का आकार से छोटा बनता, तब ना ट्रक में इतने गोइना में बड़का बड़का ट्रक दिख जाता, बड़का बड़का इमारत दिख जाता उत्तल दर्पण में। चलिए, और अवतल दर्पण में सब कंडीशन बड़ा छोटा बराबर सब आता है उत्तल दर्पण में, सॉरी अवतल दर्पण में। तो आपका राइट आंसर समतल दर्पण में खाली बराबर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 13 की हम यदि बात करें तो देखा जाए, इसको थोड़ा सा पहले मिटा देते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तब तक आप पढ़िए 13 नंबर में क्या कहता है और समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 13 को समझने की कोशिश कीजिए प्यारे बच्चे। क्या कहता है? देखिए, कहता है किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। यानी कहने का मतलब प्रश्न कह रहा है कि कोई वैसा दर्पण है जगह में आप खड़ा होइएगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। प्रतिबिंब सीधा मतलब हमारे मुंडे ऊपर है तो मुंडे प्रतिबिंब में भी कैसा रहना चाहिए? ऊपर रहना चाहिए। यानी कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो कौन दर्पण होगा? तो दर्पण समतल में आपको बताएं, अभी तुरंत बताए हैं समतल में प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो केवल समतल, केवल अवतल, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल उत्तल दोनों। तो देखिए, समतल में भी सीधा बनता है और उत्तल में भी सीधा बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि उत्तल में टेढ़ा उल्टा बनता तो बड़का बड़का ट्रक के जो साइड मिरर के रूप में या तो मोटरसाइकिल में लगा हुआ रहता है ना, यदि ओकरा में उल्टा बनता, बड़का बड़का ट्रक आता तो उल्टा बन गया, ट्रक आया दिखेगा अपोजिट लेफ्ट, जाके ठोक देंगे चुट्टा के। इसलिए उत्तल दर्पण में ऐसा होता है नहीं, उत्तल दर्पण में सीधा बनता है और समतल दर्पण में भी सीधा बनता है। अंतर दोनों में क्या है? समतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर बनता है जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब। चलिए, ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। आज ये चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव समाप्त किया जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप पढ़िए। कहता है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? आवर्धित अवतल दर्पण में, आवर्धित यानी कि अवतल दर्पण में एक कंडीशन आता है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में किधर बन जाता है? उल्टा बन जाता है, यानी काल्पनिक यानी विपरीत दिशा में बनता है। यानी कि थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ हो गया P, यहाँ हो गया F, यहाँ हो गया आपका C। जब वस्तु को यहां हम रखते हैं, ये हो गया आपका कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण हो गया। जब यहां हम वस्तु को रखते हैं, जब वस्तु को यहां रखते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर पहला गुजर गया, कितने गुजर गए, फिर यहां से ये आगे की ओर, यहां से ये इस तरह से आगे की ओर इस तरह से चलती है ये, और ये कल्पना करके आगे जाके यहाँ कट जाती है। तो कट जाती तो यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो इधर जब बनता है तो ये आवर्धित यानी कि काल्पनिक होता है। तो कल्पना करके इधर बना प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो कहता है कि फोकस पर रहेगा नहीं, वक्रता केंद्र और फोकस के यानी सी और एफ के बीच नहीं, वक्रता केंद्र से परे। ऑप्शन नंबर डी फोकस के अंदर। तो देखिए, फोकस के अंदर, फोकस के अंदर यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, घो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपका है 15 नंबर में। आपका क्या कहता है? देखिए, कहता है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु कहाँ होनी चाहिए? यही वाला सेम है। देखिए, आवर्धित अवतल दर्पण की बात किया था, अवतल दर्पण में एक कंडीशन में जब वस्तु कहाँ फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो इसमें ऑप्शन दिया है क्या? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसमें भी राइट है।
ऑप्शन नंबर डी द यानी कि घ इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? चलिए अगला प्रश्न आपको देख लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। यदि हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें भाई मेरे, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर, सॉरी ग इज द राइट आंसर। दो होते हैं। पहला क्या होता है? पहला कहता है आपतित किरण। पहला क्या कहता है देख लीजिए, थोड़ा सा फिगर से आप समझ जाइएगा बहुत अच्छा से। ये मान लीजिए कोई दर्पण है, समतल सतह है। अब प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? ये पहले समतल सतह बनाते हैं और समतल सतह पे एक प्रकाश की किरणें आती है, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये हम जो खींचे हैं ये लंब डाले, ये अभिलंब हो गया। आप पढ़े होंगे, बड़े अच्छा से पढ़े होंगे, इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक ना। ये आने वाली किरणें आपतित किरण होती है, आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, ठीक, परावर्तित किरण होती है। अब इसमें क्या है, कहता है ये आपतित हुआ, ये परावर्तित हुआ। यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है, जिसको कोण आई कहते हैं, यानी कि आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण का निर्माण होता है, जिसे आपतन ये परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे कोण आर से सूचित करते हैं। तो कहता है रूल क्या कहता है कि आपतित किरण पहला नियम की कहता है, सुन लीजिए आप गौर से, लिख लीजिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, यहाँ एक बिंदु होता है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आप सुन लीजिएगा, फिर से हम डेफिनेशन बोल रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। फिर से हम बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा और लिखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल पे होता है। आप देख रहे हैं तीनों जो है और ये तीनों एक ही सतह पे है। दूसरा, कोण आई बराबर, दूसरा कहता कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण द्वारा ही मिलता है। वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा मिलता है? अवतल दर्पण के द्वारा मिलता है। देखिए अवतल दर्पण क्या है, यानी कि अवतल दर्पण आपका ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण के बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 17 के बाद 18 आ जाता है तथा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। आपको बताया गया तो कौन नंबर में है? ऑप्शन नंबर क, यानी कि हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर क इधर राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, कलम कॉपी लेके बैठना है। क्वेश्चन संख्या 18, प्रश्न संख्या चल गया। कलम कॉपी लेके इसको लिखते जाना है, समझते जाना है, कमेंट भी करना है कि ये कैसा वीडियो आपको लग रहा है और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ये आप माइंड में बैठा लीजिए। प्रत्येक दिन हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। अभी लाइव नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम का नाम क्या है? तो MS Physics Point 1 है। वहां जाके आप ज्वाइन कीजिए, वहां आपको इसका PDF मिल जाएगा और यहाँ उसका आपको डिस्कशन मिल जाएगा। तो चलिए टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी जुड़ जाइएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका 18 के बाद आता है 19। 19 में क्या कहता है? 19 में कहता दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कल हम बता दिए थे, दाढ़ी को ही कहते हैं हजामती। हजामती बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती, या हजामती को ही दाढ़ी कहते हैं। दाढ़ी लिख ले तो दाढ़ी लिख देते हैं, दाढ़ी। दाढ़ी बनाने में इसके साथ नाक दांत कान आंख ईटीसी के जांच में करते हैं। क्या चीज में करते हैं? जांच में करते हैं। कौन करते हैं? डॉक्टर लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 के बाद आपका प्रश्न संख्या आता है 20, और 20 की यदि हम बात करें तो 20 में आपका क्या प्रश्न है?
आपके समय आ गया। कहता दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अभी तुरंत ये तो लिखल है, कौन दर्पण था? अवतल था। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 सही ढंग से दिख रहा है बाबू? सही ढंग से पूरा दिख रहा है? चलिए कहता है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। एक पर्दा पर एक बिंब, बिंब मतलब होता है क्या चीज? वस्तु होता है। तो एक वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दा पे प्राप्त कर लिए। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। यानी कि फोकस दूरी को कैसे हम माप सकते हैं, फोकस दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये प्रश्न कर रहा है। हाँ, कल जो प्रश्न छोड़े थे उसका कमेंट आपको बोले थे करने के लिए, कमेंट आप किए हैं। एक बच्चा कमेंट किया कि सर सर्च लाइट क्या होता है? तो आप लोग ये देखते होंगे टॉर्च जो होता है, टॉर्च, उसमें जो ऊपर में लगा हुआ रहता है क्या चीज, ये ग्लास जो लगा हुआ रहता है वो होता है हेडलाइट, ये सर्च लाइट के रूप में वो होता है। चलिए अगला, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, फोकस दूरी कब होगा? दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को दर्पण क एवं ख दोनों इनमें से कोई नहीं। कहता है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए यानी फोकस दूरी को ज्ञात करने के लिए वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? तो दर्पण तथा पर्दा के बीच, दर्पण तथा बिंब के बीच, यानी बिंब मतलब वस्तु के बीच, दर्पण और वस्तु के बीच क और ख दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 हो गया। 22 में कहता गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण आपका ये हो गया, गोलीय दर्पण हो गया है। इसका दो भाग होता है, इसको जब काट देते हैं तो एक अवतल का निर्माण हो जाता है और दूसरा उत्तल का निर्माण हो जाता है। एक ये निर्माण होता है, एक ये निर्माण होता है। तो इसके जो ये जो व्यास होता है, ये जो व्यास होता है इसको हम लोग कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। ऑप्शन नंबर कुछ है, मुख्य फोकस है, वक्रता त्रिज्या है, प्रधान अक्ष है, गोलीय दर्पण का द्वारक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एंड घ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 23 आ रहा है और इसको आप देख लीजिए, ये आपका एक नोमरिकल आ गया है। नोमरिकल है, सिंपल है, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। और इसका आंसर जो है आप कमेंट में करके बताइएगा। इसका आंसर ये आप, फिर आज हम आपके लिए प्रश्न छोड़ रहे हैं, सभी बच्चे को कह रहे हैं कि कमेंट में आप लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा, फिर हम इसका आंसर कल हम बता देंगे। ठीक, तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा है? यदि अच्छा लगा है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, ये मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए MS Physics.1 को और हमसे जुड़ जाइए। चलिए आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।